हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 3। तो सेट थ्योरी है ये। सेट थ्योरी में हमारे पास है क्या है, लेक्चर नंबर 3 है ये। लेक्चर नंबर 3 क्या है? सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स if capital A, comma capital B and capital C are finite। फाइनाइट को अंडरलाइन कर लेना। सेट्स and U be the finite यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है? जो इन तीनों का सुपर सेट होगा। ठीक है, फाइनाइट होना चाहिए। देन कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे। पहला रिजल्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होंगे? देखो, ए और बी की सिचुएशन ये है। ये यूनिवर्सल सेट है। ये सेट है मेरा ए, ये सेट है मेरा बी। जो ए के एलिमेंट होंगे वो मैं प्लस से नोट कर देता हूँ, ब्लैक वाले प्लस से। तो जहाँ जहाँ ब्लैक वाला प्लस है वहाँ वहाँ ए के एलिमेंट है। और जो बी के एलिमेंट है उसको मैं नोट कर देता हूँ रेड वाले माइनस से। रेड वाला माइनस जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ बी के एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्या नोट करेंगे हम, एन बी। और ये एलिमेंट कौन है? ए और बी के कॉमन है, एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सोचो जब हम इन दोनों को सम कर रहे हैं, ए को और बी को, जो बीच वाला पोर्शन है ये दो बार जुड़ रहा है। एक बार तो प्लस में, एक बार माइनस में। तो मुझे एक बार इसको हटाना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये पहला रिजल्ट तैयार हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लैंग्वेज में हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। देखो एंड लगाया, इंटरसेक्शन के लिए एंड लगता है, यूनियन के लिए लगता है और। ठीक है, अगर क्या हो जाए, ए और बी डिसजॉइंट हो जाए और नॉन एम्प्टी सेट हो जाए। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा एन ए प्लस एन बी इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर disjoint non-empty sets। non-empty sets disjoint कौन से होते हैं, जिनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ना हो। यानी कि यहाँ पर disjoint वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आए। तो कितने एलिमेंट होंगे यहाँ पर, जीरो। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा रिजल्ट।
ठीक है जी। अब तीसरे रिजल्ट पे आइए। तीसरा रिजल्ट, ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये ए का पोर्शन है, ये बी का पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन है बीच में, ये बी का है, और जो बीच में है ये कॉमन पोर्शन है। इसको ए इंटरेक्शन बी से प्रेजेंट करेंगे। ए के पोर्शन को प्लस से दिखा रहे हैं, बी के पोर्शन को दिखा रहे हैं हम माइनस से। कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब सोचो, अब निकालना है ए माइनस बी, ये एन ए माइनस बी। इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन ए। कैसे पढ़ते हैं अब इसको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन ए। ठीक है, क्या करो, ए के एलिमेंट में से, ए के एलिमेंट में से क्या करो, ए के एलिमेंट में से दोनों के कॉमन एलिमेंट घटा दो, क्योंकि ए ये पूरा है, केवल हमें मुझे प्लस प्लस दिखाई देना चाहिए, मुझे केवल प्लस दिखाई देना चाहिए, ओनली प्लस। ओनली प्लस का मतलब क्या है? ए में से आप हटा दो दोनों की इंटरसेक्शन, ये केवल ए का पोर्शन है जो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस रिजल्ट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी में अगर एन ए यूनियन इंटरसेक्शन बी जोड़ दिया जाए तो क्या होंगे? ए के एलिमेंट होंगे। तो इस रिजल्ट को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो ये, एक ये एन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है जी, ये है हमारा तीसरा रिजल्ट। अब चौथा रिजल्ट क्या है? चौथा जो हमारा रिजल्ट है वो रिजल्ट है एन ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ। इसको पढ़ते कैसे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू, which belongs to exactly one of A और B। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए। एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी का मतलब क्या है? या तो प्लस वाला या प्योरली माइनस वाला, या तो रेड प्लस ओनली और रेड ब्लू माइनस ओनली, मतलब उन दोनों को ऐड कर देंगे हम तो इसके बराबर आएगा। अब यहाँ फॉर्मूला यूज करो, तीसरा प्रूफ आया था ये, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और एन बी माइनस ए किस बराबर होगा? एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए। तो ये क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम एन ए इंटरसेक्शन बी। वाई? वाई क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है? पी इंटरसेक्शन ए के। तो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है ना? तो मैं देयर फोर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट क्या कहता है? एग्जैक्टली वन में, एग्जैक्टली वन में कहता है।
तो ये तो थे 2 सेट के लिए रिजल्ट। अब मैं 3 सेट के लिए कुछ रिजल्ट करवाता हूँ। 3 सेट के लिए ABC लेके चलूंगा। अब ये लिया मैंने यूनिवर्सल सेट, एक लिया मैंने सर्कल ए, दूसरा सर्कल मैंने अलग कलर से बना दिया बी, तीसरा कलर मैंने अलग से बना दिया सी। 3 सर्कल बनाए हैं। देखो ये नंबर ऑफ एलिमेंट है सी में, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है ए में, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है रेड वाले बी में। इस तरह से। और एक बात बताना, ये पोर्शन कॉमन आएगा किसका? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और सी का कॉमन है। और ये पोर्शन है जो आपका ये पोर्शन किसका आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन किसका? सी का। और जो ये वाला पोर्शन आएगा वो क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है। और ये जो पोर्शन आएगा ये वाला, ये तीनों कॉमन आएगा, तीनों में है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन किस में? ए में इंटरसेक्शन किस में? बी में इंटरसेक्शन किस में? सी में। तीनों कॉमन आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने बताने हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी। एन क्या बताने हैं? एन ए यूनियन बी यूनियन सी पहला रिजल्ट है। अब ए के एलिमेंट को प्लस से नोट कर लो, तो जहां जहां प्लस है वहां वहां ए है। ठीक है। बी के एलिमेंट को नोट कर लो माइनस से, तो जहां जहां माइनस है वहां वहां बी है। ठीक है। सी के एलिमेंट को नोट कर लो बिंदी से, जहां जहां बिंदी है वहां वहां किसका पोर्शन है? सी का पोर्शन है। वहां वहां जहां जहां बिंदी है वहां वहां सी का पोर्शन है। ठीक है। अब जब आप एन ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं तो आप ए का पोर्शन जोड़ते हैं, बी का पोर्शन जोड़ते हैं, सी का पोर्शन जोड़ते हैं। जब हम ये पोर्शन ऐड करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए में भी ऐड होता है बी में भी ऐड होता है, 2 बार ऐड होता है। तो मुझे एक बार खाली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली बी और सी का पोर्शन है, 2 बार ऐड होता है, एक बार खाली करना पड़ेगा। एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। अब देखो ये मिडिल पोर्शन है जिसमें तीनों है। देखो ऐड कितनी बार हुआ है? ये मिडिल पोर्शन देखो ये ऐड हुआ है 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐड हुआ है, और तीनों बार खाली कर दिया है, 0 हो गया। तो मुझे 1 बार ऐड करना पड़ेगा। तो इस लॉजिक पे सोचो आप। ठीक है। तो इसलिए फार्मूला ड्राइव होता है। तो ये मैंने इस फॉर्मूले का डेरिवेशन बताया आपको। ठीक है। अब अगर वो पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2
ऑफ द सेट्स ए बी सी। एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स का मतलब क्या है? एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स में मतलब ये बड़ा पोर्शन, ये बड़ा पोर्शन एंड ये बड़ा पोर्शन। यानी कि क्या होगा? ए और बी का ओनली प्लस बी और सी का ओनली प्लस सी और ए का ओनली। ठीक है ना? ए एंड बी का ओनली, इसका मतलब है ओनली ए एंड बी, और ओनली बी एंड सी, और ओनली ए एंड सी। ये होगा। अब ओनली लगाया है तो ए और बी का ओनली इसमें से माइनस करना पड़ेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी में से माइनस करना पड़ेगा तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है? बी और सी का ओनली मतलब बी सी के इंटरसेक्शन में से तीनों का माइनस करना पड़ेगा, और ओनली सी ए और सी का ए और सी के इंटरसेक्शन में से तीनों का माइनस करना पड़ेगा। ठीक है? तो फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो जाएगा। ठीक है जी? कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, इजी है। अच्छा, एग्जैक्टली वन में करना हो आपको, एग्जैक्टली वन में करना हो तो क्या करोगे? आपको करना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी सी। ये देखो, इसमें केवल प्लस का, केवल माइनस का, केवल डॉट का ये पोर्शन आएंगे। तो केवल प्लस का निकालना हो, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है ना? जब आपको केवल प्लस का निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? ए में से किसको हटाना पड़ेगा? एन ए इंटरसेक्शन बी को, इसी को हटाना पड़ेगा, है ना? अगर आप ऐसा करोगे, क्योंकि केवल ए का निकालना है मुझे, तो ए में से ये हटा दूंगा, ओनली प्लस का आ जाएगा। ये वही सामने नजर आ रहा है। फिर मैं क्या करूंगा? बी में से सेम लाइन पे एन ए एन बी इंटरसेक्शन सी हटाऊंगा। ठीक है? फिर जब मैं ये निकालूंगा तो क्या निकालूंगा? सी इंटरसेक्शन ए घटाऊंगा। ठीक है ना? देखो, इसमें क्या घटेगा? केवल ए का निकालूंगा, ए इंटरसेक्शन बी घटेगा, और ये क्या था? ये था ए इंटरसेक्शन सी, ये भी घटेगा। ठीक है? अब दो बार घटा है, एक बार मुझे ऐड करना पड़ेगा तीनों कॉमन। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी। सिमिलरली यहाँ एन बी इंटरसेक्शन सी, जब मैं बी का निकाल रहा हूँ बी का, और एन ए इंटरसेक्शन सी, और तीनों का मुझे ऐड करना पड़ेगा। फिर प्लस सी में से मैं इसको हटाऊंगा और इसको हटाऊंगा। तो क्या हटाऊंगा? एन बी इंटरसेक्शन सी,
एन ए इंटरसेक्शन बी, तो मुझे तीनों का फिर ऐड करना पड़ेगा, सॉरी तीनों का इंटरसेक्शन मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस टू आई एस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस टू आई एस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस टू आई एस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस थ्राइस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सोचो ना आप, मैंने ए का निकालना है, ये निकालना है, इसमें से मैं टोटल में से ये हटाऊंगा तो मिडल वाला दो बार हटेगा, एक बार मुझे ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम है, तीनों पे कंसेप्ट लगा दो। ठीक है, अब एक रिजल्ट और देखो, एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, डी मॉर्गन लॉ लगा दो। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, ये किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी घटा दूं तो कॉम्प्लीमेंट वही आएगा। एक तो रिजल्ट ये है। दूसरा रिजल्ट, एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले डी मॉर्गन लॉ लगाओ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ लिख दो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लगा दो, यूनियन में से वो सेट हट जाता है। ये दो रिजल्ट बड़े खास हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, जो ना तो ए में हो ना बी में हो, नाइदर इन ए नॉर इन बी, वो निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, जो ना तो ए में हो और ना ही बी में हो, इस तरह से। ठीक है जी, तो ये हमारे कुछ रिजल्ट थे, ये हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे इनफैक्ट। तो अब मैं जो एस्टेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको लूँगा, उनको करवाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, उनको करवाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, 82 957 99 360, ताकि आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट हो जाएं, ताकि आप अपने मैथ्स जो आपका ट्यूटर है उससे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएं। क्योंकि मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, पहली बात। तो फिर जब कभी भी हमारी लाइव क्लास होती है, डाउट सेशन होता है, तो मैं आप लोगों को उसका हिस्सा बना लूँगा। ठीक है, उसका पार्ट बना लूँगा आप लोगों को। तो आप पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए। अब मैं ये बताता हूँ आप लोगों को कि इसके क्वेश्चन हैं वो कैसे टैकल होंगे, क्वेश्चनों को आप कैसे देखोगे। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन उठा के ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होते हैं। पहले मैं दो दो के उठा लेता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन उठाया मैंने, 20 टीचर्स 20 टीचर्स of a school either teach mathematics or physics
12 of them teach mathematics while 4 teach both the subjects. Both the subjects. The number of teachers. The number of teachers teaching physics only. Teaching physics only is number 1. 12. Number 2. 8. Number 3. 16. Number 4. 24. क्या दे रखा है? वेन डायग्राम बनाओ। ये कितने टीचर हैं? 20 टीचर है, मतलब जो या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं या मैथ पढ़ाते हैं। यानी कि हमें क्या दे रखा है? फिजिक्स यूनियन मैथ 20 दे रखा है। ये कुल 20 दे रखे हैं। 12 पढ़ाते हैं उनमें मैथमेटिक्स। तो मैथ पढ़ाने वालों की संख्या कितनी दे रखी है? 12। पूछा हुआ है ओनली फिजिक्स। ये पूछा हुआ है ओनली फिजिक्स। ठीक है। अब ओनली फिजिक्स का फार्मूला क्या होता है? ओनली फिजिक्स का फार्मूला होता है फिजिक्स में से माइनस इंटरसेक्शन हटा देंगे। इंटरसेक्शन हटा देंगे। ठीक है। क्योंकि 12 तो मैथ पढ़ाते हैं और 4 पढ़ाते हैं दोनों सब्जेक्ट। 4 दोनों सब्जेक्ट का मतलब क्या है? एन फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ। तो एन फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ कितने दे रखे हैं? 4। मैथ के हैं 12। तो ये पूछा है, तो पहले वे फिजिक्स के निकालने पड़ेंगे। पहले फिजिक्स को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो क्या फार्मूला यूज करोगे? फार्मूला यूज करोगे एन एम एन पी यूनियन एम। क्या होता है? एन पी प्लस एन एम माइनस एन पी इंटरसेक्शन एम। तो ये 20 हैं। फिजिक्स के मुझे निकालने हैं। मैथ के कितने हैं? 12 हैं। दोनों में कितने हैं? 4 हैं। तो फिजिक्स के कितने आ गए? अगर मैं 20 में से 8 घटा दूं, 12 आ गए। तो 12 फिजिक्स के आ गए। तो 12 फिजिक्स के आगे यहाँ रख दिए। दोनों के कितने थे? 4 थे। तो केवल फिजिक्स के कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है बच्चों, ये तो हुआ हमारा फार्मूला। देखो फार्मूले से कितना लेंथी क्वेश्चन पड़ता है। कई बार फार्मूला कारगर साबित होता है, कई बार होता है शॉर्टकट। अब इसका शॉर्टकट लीजिए। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस में मैक्सिमम टाइम शॉर्टकट ज्यादा कारगर है। तो शॉर्टकट पे चलते हैं हम। शॉर्टकट में क्या करते हैं? देखो शॉर्टकट ट्रिक। ये है मैथ के, ये है फिजिक्स के, ये है दोनों के कॉमन। ठीक है। सबसे पहले इसको भरिए, कॉमन को। कॉमन कितने हैं? 4 हैं। तो दोनों पढ़ते हैं, यहाँ 4 भर दो। मैं रेड अक्षर में भर देता हूँ 4, ताकि दूर दूर से दिखाई दे आपका। 4 है दोनों कॉमन। मैथ में कितने पूरे करने हैं? 12। तो इधर को कितने बचे? 8। ये निकालने हैं। एक्स मान लो। तो 8 प्लस 4 प्लस एक्स कुल कितने हैं? 20। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा?
20 - 12 8 आ जाएगा। तो x की जगह 8 आ गया। तो ये कौन है? ये ओनली फिजिक्स है। अगर ओनली फिजिक्स पूछता 8, अगर ओनली मैथ पूछे 8, अगर फिजिक्स के पूछे वो, अगर वो फिजिक्स के पूछे तो फिजिक्स में तो क्या होंगे, ये सारा सर्कल होगा। फिजिक्स के कितने होंगे? 8 + 4 = 12। ठीक है। तो ये शॉर्टकट तरीका है, आप सीख लीजिएगा, क्योंकि शॉर्टकट तरीका सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है सवाल करने का। तो इससे आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकता। हालांकि मैं फिर ये रिग्रेट करूंगा कि कई बार है फार्मूला भी यूजफुल होता है, फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए, लेकिन शॉर्टकट से तो बल्ले बल्ले हो जाती है, एंजॉय होता है। ठीक है। तो मैं स्टूडेंट को ही सलाह देता हूँ कि आप दोनों सीखिए। आपको क्लासिकल भी आना चाहिए, फार्मूले से भी, और शॉर्टकट तरीके से भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार फार्मूला इस्तेमाल कारगर होता है, कई बार शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल होता है। ठीक है। मैं अपनी बात बताता हूँ आप लोगों को। जब मैं कंपटीशन की तैयारी करता होता था, जैसे पीजीटी स्टेट हुआ या CSIR नेट हुआ, मैं खुद का अपना अनुभव बताता हूँ। मुझे एक बहुत अच्छी आदत थी, वो ये थी कि मैं बुक पढ़ता था। आज का स्टूडेंट है बुक से दूर भाग रहा है। मैं क्या करता था, जैसे एस्टेट की तैयारी करता होता था, मैंने सबसे पहले जाते ही 3 बुक खरीदी। मैंने 3 बुक खरीदी जब मैंने एस्टेट की तैयारी करना स्टार्ट की। एक तो मैंने NCERT खरीदी, दूसरी मैंने एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स खरीदी, तीसरी मैंने ऑब्जेक्टिव शर्मा, RD शर्मा, ये बुक परचेज करी, मैथ से रिलेटेड। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट किया। चैप्टर में मेरी आदत क्या थी, मैं थ्योरी को जरूर पढ़ता हूँ। जैसे मान लो NCERT का चैप्टर 1 उठाया, मैंने पहले पेज से लेकर और जब तक पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ उसकी थ्योरी सारी पढ़ी, उसके पहले एग्जाम्पल पढ़े, क्वेश्चनों पे निगाह मारी। ऐसे ही एलिमेंट का मैंने सेम काम किया, पहले थ्योरी पढ़ी, एग्जाम्पल पढ़ी, क्वेश्चनों पे वैसे निगाह मार ली। फिर मैं ऑब्जेक्टिव RD शर्मा के पहले चैप्टर पर आया जो इनसे मैच करता होता था। ठीक है। उसकी थ्योरी पढ़ी, एग्जाम्पल पढ़े, और जो एस्टेट में क्वेश्चन आए हुए थे मैंने पेपर्स निकलवाए, उन पे लिख लिया ये RD शर्मा में किस एस्टेट में आया हुआ है, किस एस्टेट में आया हुआ है, ताकि मुझे पता चल गया कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैथ की तैयारी ऐसे करी। और मैथ की तैयारी है 1-2 दिन में नहीं होती। मैंने मैथ की तैयारी पे पूरा 1 साल लगाया, फोकस करके मैंने पूरा 1 साल दिया, 1 ईयर। तो आफ्टर 1 ईयर मेरा यूं हो गया मैथ कि जैसे 60 नंबर है, 60 नंबर का मैथ आता है। मैं 1 घंटे में 45 नंबर नहीं छोड़ूंगा, 45 मार्क्स तो मेरे यहाँ आ ही जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने साइकोलॉजी पर ध्यान दिया। जो साइकोलॉजी है बच्चों, वो हम क्या पढ़ते हैं, हम नोट्स पढ़ते हैं, हमें बुक्स पढ़ने की हैबिट नहीं है। मैंने बुक खरीदी SK मंगल एंड उमा मंगल, जो MED में चलती है, मोटी सी बुक है। ठीक है।
मैंने आपको पहले बताया मुझे एसटेट की तैयारी में 1 साल लगा। तो मैंने एस के मंगल उमा मंगल बुक को रीड किया चैप्टर 1 से, और मैंने हाईलाइटर ले लिया, और मुझे याद है मैंने आज भी येलो हाईलाइटर लिया था। और मेरी बुक पर जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थे, इम्पोर्टेंट कथन थे, जैसे साइको प्लस लोगस कौन सी भाषा का है, क्या चीज़ है, मैंने हर बात को अंडरलाइन किया। मैंने इस बुक को रट्टा नहीं मारा, मैंने इसको 3 टाइम्स रीड किया। ठीक है, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी से डर लगता था, मुझे उसकी साइकोलॉजी की टर्में क्लियर नहीं थी, मुझे उसकी हिंदी बड़ी अजीब लगती थी, कुछ चीज़ें हिंदी में समझ में आती थी, कुछ इंग्लिश में। इस बुक में खास बात ये थी कि हिंदी के साथ साथ है ना, ये जो हिंदी मीनिंग है, ब्रैकेट में इंग्लिश मीनिंग दे रखा था। ठीक है, फिर मुझे कहीं से साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मिल गए, एक जगह कलेक्शन 1200-1300 क्वेश्चन मिल गए मेरे को, जो ये तो सी टैट में आए हुए थे, या एस टैट में, आर टैट में, ऐसे आए हुए थे वो। तो मैं क्या करता, मैं 30 का पैकेट बनाता। क्या करता, जैसे मैं करता, लाइब्रेरी बैठता अपना, 1, 2, 3, ऐसे करता गया, 30 का पैकेट बनाया मैंने, पहले 30 क्वेश्चन, और उसके आंसर देने की कोशिश करता। जो मैंने पढ़ा हुआ था चैप्टर वाइज थे वो, जैसे पहले चैप्टर के, दूसरे चैप्टर के, तीसरे चैप्टर के, ऐसे। तो फिर मैं चेक करता, मान लो मेरा स्कोर आया 18 आया 30 में से, तो मैं 18 नंबर दे देता था अपने आप को कॉपी पर, मैंने कभी उस पर नहीं किया नोट्स पर। फिर वो करने के बाद, क्योंकि प्रैक्टिस ये होती है हमें, मैं क्या करता था, जैसे 18 नंबर लिए, जो गलत होते थे उनको हाईलाइट करता था। और वो गलत क्यों हुए, कि थोड़ा सा अंतर रहता है, सोचते हम कुछ हैं, आता कुछ और है। साइकोलॉजी के जो फ्रेंड्स हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे डिस्कस करता कि मैं यहाँ पर कैसे गलत हूँ। तो साइकोलॉजी की तैयारी इस तरह से हुई। फिर मैं आता हूँ हिंदी पर। हिंदी पे भी मैंने ऐसे ही किया। मैंने हिंदी की 2 बुक परचेज करी ऑब्जेक्टिव। एक तो मैंने लूसेंट करी, एक मैंने अरिहंत की करी। जैसे लूसेंट की, वैसे तो आप एक बुक परचेज कर लो सफिशिएंट है। मैंने मान लो संधि करनी है, तो मैं संधि के नियम पढ़ता पहले, सारे थ्योरी दे रखी है, एग्जाम्पल पढ़ता। फिर मैं जब एक्सरसाइज में आता, मैं 10-10 के पैकेट बनाता। तो 10-10 के पैकेट बनाकर मैं ये देखता, आंसर देकर अपनी कॉपी पर, कि कितने ठीक हुए हैं। मान लो मेरे 7 ठीक हुए हैं, तो मैं अपना 7 स्कोर दे देता। और जो 3 गलत हुए हैं, उन तीनों को मैं क्या करता, सोचता कि ये क्यों गलत हुए हैं, या कंसर्ट टीचर से पूछता। ठीक है, सेम लाइन पे मैंने किया इंग्लिश ग्रामर पे और पैराग्राफ पर काम। ठीक है, उसके लिए भी मैंने लूसेंट की बुक परचेज करी। मैं थोड़ा थोड़ा रीड करता, इस तरह से करता रहता। ठीक है, रीजनिंग पढ़ी, हरियाणा जीके पढ़ी। हरियाणा जीके के लिए मैंने उपकार की बुक ली थी, पतली सी बुक थी वो। ठीक है, यानी कि एक बार आप लोगों को डूब कर तैयारी करनी होती है, मतलब 1 साल, 1 ईयर, तो जाके हम एस्टेट जैसे पेपर के बारे में सोच सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम जब लास्ट के महीना रह जाता है, 2 महीने रह जाता है, 2.5 महीने रह जाते हैं, तब बुक्स उठाते हैं। तब तो हमसे मैथ मैथ ही नहीं होता, साइकोलॉजी की बुक कहाँ पढ़ी जाएगी। हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी के सीधे रट्टे मारते हैं क्वेश्चनों पर, उन पर इसका ये आ जाएगा, उसका वो आ जाएगा, बिना समझे। फिर पेपर में सारी गलती होती है। और लास्ट में जब 15 दिन रह जाएं, आपको जो प्रीवियस पेपर है, एक एक पेपर उठाओ, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, ऐसे
8 पेपर है मान लो, 7 है, जितने भी है, पहले पूरा पेपर सॉल्व करो उसको, मैथ को भी, चाहे आपको आता भी हो, पूरा हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग, सब कुछ जो भी आया हुआ है सॉल्व करो, और विद इन टाइम करो। फिर उसको चेक करो कितना आपका स्कोर रहा है, क्योंकि आंसर की अवेलेबल है। तो एक स्टूडेंट तो 8 पेपर देकर जा रहा है, और एक स्टूडेंट है कुछ भी नहीं करके जा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस में फर्क होगा जब वो स्टेट एग्जाम में जाएगा। आप है टीजीटी का ही भरो, पीजीटी का ही भरो। टीजीटी का फायदा क्या होता है, हमें एक प्रैक्टिस मिलती है एग्जाम से पहले, ठीक है। सीटेट का ही भरो, अनुभव मिलता है हमें फेल होके भी अगर हम रह जाते हैं तो, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ आगे। ये तो मैंने आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी बताई कि तैयारी कैसे करते हैं, तैयारी कैसे करते हैं। और बहुत से लोग हैं जो मुझसे कनेक्ट हुए, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मुकाम रैंक हासिल किए हैं, बल्ले बल्ले कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब आता हूँ एक क्वेश्चन पे और। एक क्वेश्चन है मेरा, एक कॉलेज, एक कॉलेज awarded awarded 38 medals in football, 15 in basketball, and 20 in cricket. If these medals, if these medals went to a went to a total of 58 men, and only 3 men got medals in all the 3 sports, the number of the number of students who received medals in exactly 2 of the 3 sports each। ये क्वेश्चन आर डी शर्मा में दिया हुआ है, और ये एस्टेट में भी आया हुआ है, एनवीएस में भी, केवीएस में भी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप इसको फॉर्मूला की हेल्प से करोगे, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला की हेल्प से मत करो इसको, इसको करो ट्रिक से, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है। देखो शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताई है। यूनिवर्सल सेट लिया, कितने खेल हैं, 3। एक तो फुटबॉल है, दूसरा क्या है, क्रिकेट है, तीसरा क्या है, बास्केटबॉल है। मैंने तीनों अलग अलग कलर ले लिए, ठीक है। तो बास्केटबॉल में कितने को गया मेडल, 15 को। फुटबॉल में 38 को, क्रिकेट में 20 को। तो फुटबॉल में गया कितनों को, 38 को। तो फुटबॉल में गया है 38 को।
और इसमें कितना गया है बास्केटबॉल में, 15 को, और क्रिकेट में कितना हो गया है 20 को। फिर आगे शब्दावली देखिए, शब्दावली कहता है कुल 58 मेडल गए हैं, अगर तीनों को एडअप करें। कहता है 3 व्यक्तियों को 3 मेडल मिले हैं, तीनों स्पोर्ट्स से मेडल मिले हैं। तो सबसे पहले कॉमन भरो आप, ये कॉमन 3 है, ठीक है। एग्जैक्टली 2 का नहीं पता, तो इसको क्या मान लो x, इसको क्या मान लो y, इसको क्या मान लो z। यानी कि मुझे x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, बिल्कुल एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में। कुल जोड़ा है 58। तो ये हिस्सा घटा सकते हो, a में से कितना हटाओ 3 प्लस एक्स प्लस वाई, 38 में से 3 गए 35, माइनस एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा। 15 में से कितना घटाओ 3, 12 माइनस एक्स माइनस जेड। फिर 20 में से 3 गए 17, माइनस वाई माइनस जेड। अब क्या करो, इन सबको एडअप कर दो। तो एडअप करेंगे कितना आएगा ये 58। जब तीनों को ऐड करोगे देखो कटेगा क्या क्या, एक एक्स कट गया, एक वाई कट गया, एक जेड कट गया। तो बचे कितने 35 प्लस 12 प्लस 17 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 58। तो 5 2 7 और 7 14, एक और एक 2, 3 5 1 6, 64 माइनस 58 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा, कितना आएगा 58 6 64 6 आएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया 6। तो यही तो निकालने थे एग्जैक्टली 2। तो कितने हुए एग्जैक्टली 2 में, ठीक है ना, या मैं गलत कर गया कुछ ना कुछ, सॉरी 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 3 भी था भाई, 3 भी था, मैं गलती कर गया। तो यहाँ 3 भी ऐड है, यहाँ 3 भी ऐड है, तो 6 और 3 9, 9 हो जाएंगे क्योंकि मैं 3 छोड़ गया एक्स वाई जेड के चक्कर में। 35 12 17 जमा 3, ठीक है 9 आ जाएगा। देखो 6 भी ऑप्शन में था। तो वहां पर जो है कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपकी बहुत मैटर करती है कि आप कैलकुलेशन कितनी अवेयर होकर करते हो, कितना ध्यान से करते हो, क्योंकि वहां समय आपका भागता है, भागता भागता रहता है, ठीक है। और इजी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसे इजी मिलते हैं आपको 60 में से कि वो तो सारे 30 मिनट के होते हैं। वो क्वेश्चन आपने सिलेक्ट करने होते हैं कि वो 30 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर आप स्ट्रेटजी यूज करो किसी भी एग्जाम के लिए, तो कोई भी एग्जाम है मुश्किल नहीं है, सारे के सारे एग्जाम है वेरी वेरी इजी। तो हम ये सेट का हमारा था 3rd लेक्चर, तो सेट का 4th लेक्चर कंटिन्यू करेंगे आफ्टर द ब्रेक। थैंक्स अ लॉट।